दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार जिस अधिकारी से सबसे ज्यादा डरती है, उस जिस अधिकारी को योगी सरकार ने जबरदस्ती रिटायर किया और योगी सरकार ने जब कोडीन कफ सिरप का मामला मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ था और जिस कोडीन कफ सिरप मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर पीआईएल करने के लिए जिस अधिकारी से योगी आदित्यनाथ की सरकार को 24 घंटे डर लगता है, मैंने बताया ना, जिसको जबरदस्ती रिटायर किया गया, वो अमिताभ ठाकुर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर कोडीन कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के लिए 9 दिसंबर की रात को डुप्लीकेट एसी लखनऊ मेल से एसी ट्रेन से जा रहे थे, तो उनको शाहजहांपुर में ऐसे गिरफ्तार किया योगी सरकार की पुलिस ने जैसे वह बहुत बड़े आतंकवादी हो। आप सबने उस दृश्य देखा होगा, तमाम खबरें आई थी कि अचानक बहुत सारे पुलिसकर्मी शाहजहांपुर में घुसते हैं और उनको ट्रेन से उतार के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या आखिर ऐसा क्या है कि कोडीन कफ सिरप में जिन लोगों के कोडीन भैया का नाम आया, उसके पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गजब का राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। गंभीर धाराओं में जो माफिया 17 सालों तक जेल में रहे, उनमें योगी सरकार में ऐसी मजबूत पैरवी हुई कि वो लोग बाहर आ गए और अब वो संत बन के घूम रहे हैं। देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के साथ जिसके लिए काम करने का आरोप लगा हो, वो शख्स ब्रिजेश सिंह, जो 2010 से लेकर 2022 तक जेल की सलाखों के पीछे था। योगी के मुख्यमंत्री बनते हुए ऐसा क्या हुआ? पुलिस ने ऐसी कौन सी पैरवी की कि उसको सारी मामलों में जमानत मिल गई। खैर, आज खबर यह आई कि कल रात को जिस जबरिया रिटायर्ड आईपीएस से योगी सरकार को डर के मारे नींद नहीं आती है, उसको देवरिया जेल से छोड़ दिया गया, उनको जमानत मिल गई है। हमारे साथ है वकील विवेक पांडे, पहला परिचय, सपा के प्रवक्ता है, दूसरा परिचय। विवेक जी, आप तो लगातार अमिताभ ठाकुर से मिलते रहे हैं। जिस तरह से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से आप अभी 3 दिन पहले आप मुझसे फोन पे बता रहे थे कि सरकार या कुछ अधिकारी पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर को जेल से न निकलने दिया जाए, आप चिंता जाहिर कर रहे थे कि जब सारा जमानत हो चुकी है तो फिर क्यों उनको रोका गया, लेकिन कल सुनने में आया कि वो देवरिया जेल से रिहा हो गए। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी, और दूसरा ही अमिताभ ठाकुर से योगी सरकार को इतना डर क्यों लगता है? देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय आपने उठाया है, क्योंकि मैं देख रहा था मीडिया में, छिटपुट मीडिया जो बहुत ही निष्पक्षता से कार्य कर रही है, उन्हीं लोगों ने इस खबर को कवर किया है। बाकी मुझे लगता है ये खबर मीडिया की हेडलाइन से गायब है। लेकिन जिस प्रकार से अमिताभ ठाकुर जी की बात की जाए, तो ये कह सकते हैं कि आजाद भारत का एक भगत सिंह फिर जेल से बाहर आ गया है, और मुझे लगता है कि ये स्थिति सरकार के लिए असहज करने वाली है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आजाद भारत का एक भगत सिंह जेल से बाहर आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से अमिताभ ठाकुर जी की कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार से निर्भीकता से, निष्पक्षता से और ईमानदारी से वो लोकतंत्र में जनतंत्र की आवाज उठाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मुद्दों पे सरकार को जगाने का प्रयास करते रहते हैं, यही जो प्रयास है वो सरकार को अक्षम्य प्रतीत होता है। सरकार के अंदर इतना अहंकार और हठ आ चुका है कि अगर आप उसको सही चीजें बताएंगे, सही चीजों का आकलन करने के लिए कहेंगे, तो भी सरकार जो है इस स्थिति पे स्वयं को सार्थक सिद्ध करने के लिए अनर्गल हथकंडों का उपयोग करती है। अब अमिताभ ठाकुर जी की बात देखिए, कल अमिताभ ठाकुर जी रिहा हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना, आज प्रमुखता से मीडिया संस्थानों से ये खबर गायब है, क्योंकि सरकार इस खबर को तूल नहीं देना चाहती। क्योंकि सरकार अपने जो स्टेप लिया था, सरकार ने जिस प्रकार से आवाज दबाने के, कोडीन का प्रकरण फिर उठेगा अगर इस पे अमिताभ ठाकुर जी के ऊपर कोई चर्चा तो होती है। कोडीन कफ सिरप से की जांच से सरकार क्यों भाग रही है, ये समझना चाहता हूं मैं। आप बताइए। जब हिस्सेदारी नीचे से ऊपर तक अगर होगी, तो कुछ विशेष लोगों के नाम बचाने के लिए बिल्कुल सरकार भागेगी। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए जैसे अमेरिका से एक ट्रेड डील हुई है। सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो डील क्यों हुई है,
बस ये बता रही है, लाभ गिनवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये लाभ रशिया से मिल रहा था, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आज वही लाभ अमेरिका से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्थिति बिल्कुल सरकार की वैसी ही है कि असहज स्थिति में सरकार है। मैं आपको बड़ी गंभीरता से बताऊं, अभी पिछले सप्ताह हम लोग कोर्ट में ही थे। 2 पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से फटकार दिया था, चूंकि अमिताभ ठाकुर की रिमांड लेने का पुनः प्रयास जारी था। रिमांड एप्लीकेशन पुटअप हुई, रिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी दोबारा रिमांड एप्लीकेशन जब पुटअप हुई तो जज साहब भड़क गए कि जब एक बार रिमांड खारिज कर दी तो इतनी हड़बड़ाहट क्या है कि आप लोग रिमांड लेने के पीछे पड़े हैं एकदम। तो ऐसा नहीं है, सरकार अभी भी प्रयासरत है। चूंकि देखिए, वर्तमान सरकार जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित मुझे प्रतीत होती है। कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह है उसके अंदर कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के। अब अमिताभ ठाकुर जी ने कौन सी ऐसी हानि दे दी है सरकार को, या अमिताभ ठाकुर ने कौन से ऐसे कमजोर नस को दबा दिया है सरकार की, ये तो सरकार जाने। लेकिन संस्थाओं लेकिन का दुरुपयोग करने के साथ ये सरकार जिस प्रकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित कर रही है, मतलब ये बहुत ही विकट स्थिति लगती है। ऐसा लगता है कि सरकार कार्य से ज्यादा पूर्वाग्रह पे योजनाबद्ध तरीके से फोकस करना चाहती है। विवेक जी, देखिए 2 सवाल। एक तो जिस तरह से आप एक वकील हैं, सम्मानित वकील हैं, अमिताभ ठाकुर एसके पीआईएल से किसको डर था? क्यों उनको रात को पहले उठाया गया ट्रेन में? जिस तरह से मुझे लगता है जैसे बहुत बड़े भारत के सबसे बड़े अपराधी तो उत्तर प्रदेश के, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा, बनारस कोर्ट में जिस तरह से उनकी पेशी हुई थी, याद करिए, पूरा छावनी बना दिया गया था और याद तमाम पुलिस वाले सीटी बजा रहे थे सीटियां कि बजा रही मीडिया। थी कि आवाज ना सुनाई थी। हाँ, मीडिया सुन ना पाए। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में अगर पीआईएल दाखिल करने जा रहे थे अमिताभ ठाकुर, तो इसमें ऐसा क्या हो जाता? अगर सरकार का काम है अपराधियों को पकड़ना, जांच करना, वो कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि पीआईएल अगर दाखिल हो जाती तो किसको क्या हो जाता? जरा आप समझाइए जरा कानून। देखिए, पीआईएल अगर दाखिल होती तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि अपने ऑब्जर्वेशन में कोई कमेटी फॉर्म करती या ये जांच सीबीआई को दे दी जाती, क्योंकि बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का रैकेट था। ये मामला 10,000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा था। और अभी भी ये अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने के पीछे उद्देश्य यही था कि कोडिन के प्रकरण को पूरी तरह से धीमी गति पे लाना। आज आप देख रहे हैं कोडिन प्रकरण की जांच की बात हो रही है, कहीं पे कार्रवाई की बात हो रही है, कहीं पे जिन मुद्दों को कोडिन प्रकरण में जिन नामों को उछाल करके योगी जी ने वाहवाही लूटी, बताइए आज उन नामों के ऊपर कोई कैंची चल रही है? सुस्त प्रक्रिया के माध्यम से और लचर प्रक्रिया के माध्यम से जिन लोगों से, या तो 2 चीज हो सकती है कि कुछ ऐसे लोगों की हिस्सेदारी है इस प्रकरण में जिससे कि उनके नाम उजागर होंगे, जैसे एप्स्टीन फाइल वाला प्रकरण, नाम उजागर होने का डर, तो पूंछ दबी हुई है। अब किसका दबाव है सरकार के ऊपर? लेकिन एक बात तो निर्देशित है, सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं तो कल ये पीआईएल फाइल होगी। जितना मैं अमिताभ ठाकुर सर को जानता हूं, ये फाइल जरूर करेंगे, और ये हो सकता है कि फाइल पहुंच चुकी हो, जेल से भले वो कल निकले हो लेकिन फाइल पहुंच चुकी हो, और ये फाइल 100% होगी। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। इसमें अमिताभ ठाकुर की इलीगल अरेस्टिंग का भी मामला आएगा, चूंकि देखेगा सुप्रीम कोर्ट की किस तरीके से एक एक्यूरेट एविडेंस को डिमोलिश करने के लिए, एक्यूरेट एविडेंस को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने के लिए याची को गलत तरीके से डिटेन किया गया। गलत तरीके से उसको डिटेन करते हुए एक पुराने प्रकरण में जिसमें कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी, उसमें दुबह पुनः एफआईआर करा के उनको डिटेन करवाया गया। प्रायोजित रूप से ये मंशा प्रायोजित होती है, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैंने आपके मंच पे ही कहा था, शिकायतकर्ता कहाँ है? शिकायतकर्ता को भी सामने आना चाहिए था, शिकायतकर्ता को भी सामने आकर बताना चाहिए था कि इस प्रकरण में उसका उद्देश्य क्या था, क्यों था भाई। आपने बड़ी मजेदार बात कही, मुझे एक प्रकरण और याद आ गया। एक लखनऊ के डीएम रह चुके, बरेली के डीएम रह चुके, बाद में सचिव हो गए थे, थोड़ा बहुत मैं भी उनको जानता हूँ, आईएएस अभिषेक प्रकाश जी। उनके ऊपर आरोप लगा, कई 100 करोड़ की घूस का मामला सामने आया। एक निक्रांत जैन नामक एक आदमी गिरफ्तार हो जाता है, और मुझे लगता है कि अभिषेक प्रकाश जो कि योगी जी के सजाती बताए जाते हैं, तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि भाई सजाती पे भी कार्रवाई होती है। और सस्पेंड रहते हैं 5-6 महीने बाद। उसके बाद पता चलता है कि हाई कोर्ट में जिस आदमी ने एफआईआर कराई थी, उसने कहा कि मुझे कुछ गलतफहमी हुई, गलतफहमी की वजह से एफआईआर हो गई, और वो जो निक्रांत जैन जिसको कि जेल भेजा गया था, उसको बरी हो गया। तो ये समझ के परे है कि एक अधिकारी जिसके खिलाफ, अगर पहली बात तो है कि अगर सबूत नहीं तो सरकार ने सस्पेंड क्यों किया, और क्या कोई आदमी गलतफहमी के आधार पर एफआईआर करा देगा? किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे आप तो बिना जांच के। ये जो चलन चला है ना सर, ये इसी सरकार में संभव भी है।
चूंकि ये सरकार को लगता होगा कि इस तरह की बचकानी हरकतें करके वो जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से अपनी चीजों को बहुत ही एक्यूरेट कर लेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, ये सब बचकानी हरकतें हैं। और कोर्ट में जो वकील फुल प्रैक्टिस में नहीं होता ना, जो स्टूडेंट होता है, लॉ स्टूडेंट, वो भी ऐसी हरकतें देखकर हंसते हैं सरकार के ऊपर। सरकार के अधिकारी सरकार को मजाक का पात्र बना रहे हैं, और ऐसी सरकार को गंभीरता से कोई राष्ट्रव्यापी जिम्मेदारी देश की जनता नहीं सौंपती। जिस प्रकार की हरकतें, मतलब ये तो वो बात हो गई कि मेरा मन किया, मैं बैठा था, मेरा मन किया, मैंने कहा कोई काम नहीं है, चलो आलोक पाठक सर पे एफआईआर कर देते हैं। फिर बाद में जब जांच हुई, विवेचना हुआ, आलोक पाठक जी को डिटेन कर लिया गया। फिर बाद में मैंने जाकर के कहा कोर्ट के अंदर, अरे वो तो मैं खाली बैठा था, मेरा मन किया, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसी कर दी थी, मैंने कहा कुछ काम कर लेते हैं। इस सरकार में कानून के नैसर्गिक सिद्धांत, कानून के और न्याय के नैसर्गिक व्यवस्थाओं, कानून के नैतिक नियमों के अनुपालन से पूरी तरह खिलवाड़ हो रहा है। ये पहली सरकार मैं उत्तर प्रदेश की ऐसे देख रहा हूं जिसमें कि अपराधियों को, संरक्षित अपराधियों को, जिनके ऊपर बड़े बड़े मामले हैं, 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आम जनमानस, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था पे सुरक्षा की गुहार लगाती है। कई बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जनता दरबार में लोग जाते हैं न्याय की उम्मीद करने, वहां डायरेक्शन दे करके उस मामले को बता दिया जाता है कि योगी जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि न जनता को न्याय मिल रहा है, और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि जो ये ऑनलाइन एफआईआर की बात आती है ना, ये ऑनलाइन एफआईआर की, अब तो ऑनलाइन एफआईआर का ये सब जुमला फेंका जाता है। ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया को खोल के देखिएगा, यूपी नहीं कॉप पे नहीं, ऑनलाइन एफआईआर केवल खोया पाया से संबंधित वस्तुओं को लेकर के है। लेकिन अगर आपको अभी भी गंभीर देखिए अपराधों की अब, एफआईआर करनी पड़े तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन विवेक जी अभी हाई कोर्ट के एक जज ने उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी और एक योगी सरकार के सबसे ताकतवर अधिकारी जो जिनके जिनके लोग मानते हैं कि वो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो शायद असली मुख्यमंत्री वही हैं, एक अधिकारी हैं, तो उनको जो हाई कोर्ट में वो लोग वर्चुअल मामले में पेश हुए थे, तो हाई कोर्ट के जज ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी कि आप उसमें ये मुद्दा ये था कि हाईकोर्ट के जज का कहना था कि ये लोग जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तमाम एसएसपी वगैरह। इस तरह की टिप्पणी पुरानी सरकारों में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से ये बात याद दिलाऊं, मैं कहीं बैठा था, क्योंकि याद आ गई बात तो मैं लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए, ऐसी बातों को जनरली मैं मंच पे रखना पसंद नहीं करता, लेकिन आज रखूंगा। मैं कहीं बैठा था, वहां पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, कुछ आईपीएस बैठे थे, वरिष्ठ आईपीएस भी थे, एक दो रिटायर्ड आईपीएस भी थे। वहां पे एक बात आई कि डजंट मैटर हूएवर इज सीएम फेस, हमें फर्क नहीं पड़ता कि सीएम फेस कौन बनता है, वी डोंट केयर हु इज द पावर सेंटर, आवर जॉब इज टू सैल्यूट, हमारा काम सिर्फ सैल्यूट करना है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी जो समझ रहे हैं ना कि अधिकारी उनके लिए काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, अधिकारी कभी किसी के लिए काम नहीं करता। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी अवस्था और अपनी व्यवस्था के लिए काम करता है। अधिकारी इतना मजबूर कर देते हैं नेताओं को, राजनेताओं को, कि अधिकारियों की सुनना राजनेताओं की मजबूरी बन जाती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब मैं देखता हूं और वर्तमान या फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों को देखता हूं, तो मुझे यही एक अंतर दिखता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं निर्णय लेते थे और उस निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन अधिकारियों से करवाते थे। लेकिन आज देखिए, समस्या ये है कि निर्णय अधिकारी लेते हैं और मुख्यमंत्री जी उस पर ऑब्जेक्शन तक नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि उनको यही नहीं पता कि इस निर्णय के पीछे कितना सही होगा, कितना गलत होगा। उनको सही निर्णय के गलत का आकलन ही नहीं पता। तो मुझे लगता है कि ऐसी जब कार्यप्रणाली है, अब आप सोचिए, आलोक पाठक जी को सुरक्षा नहीं मिल सकती, विवेक पांडे को सुरक्षा नहीं मिल सकती, अमिताभ ठाकुर को नहीं मिल सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया हिस्ट्री शीटरों को, जो सरकार से जुड़े जाते हैं, उनको सुरक्षा भी मिलती है। भले उनके मुकदमे अभी लंबित हैं, कोर्ट पे पेंडिंग है, 10-10, 15-15, 20-20 मुकदमे हैं, लेकिन उनको भी सुरक्षा मिली हुई है। तो ये तो एक हास्यप्रद स्थिति है कि सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार नहीं संचालित हो रही है, कुटुंब संचालित किया जा रहा है, और इस कुटुंब के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि हम तो योगी हैं, लेकिन परिवार हमारा है। परिवार हमारा है। एक बस अंत में एक टिप्पणी और चाहूंगा, क्योंकि क्या फिर किसी मुकदमे में सरकार मतलब प्रशासन उनको घेर सकता है? नहीं, देखिए, प्रयास जारी है, जहां तक मेरा आकलन है, प्रयास जारी है। अमिताभ ठाकुर जी को मुझे लगता है कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यप्रणाली या जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं, जो भी सरकार की नीतियों पे, जो भी सरकार की योजनाओं पे, जो भी सरकार को सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा है, सरकार उसको अपना शत्रु समझती है। जबकि पहले की सरकारों में होता था, निंदक नहीं अगे राखी आंगन कुटी छवाए।
ताकि सरकार को सही मार्गदर्शन मिले। लेकिन समस्या ये है कि जब सरकार अधिकारियों पे केंद्रित हो जाती है, अधिकारियों पे निर्भर है और आपकी अपनी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम की जातिगत ध्रुवी पे केंद्रित हो चुकी है, तो ये बड़ी ही दुखद स्थिति होती है, क्योंकि आपकी सोच भी एक सीमित दायरे में सिमटने लगती है। जातियों के भेद के बाहर आप नहीं निकल पाते। तो योगी जी को अगर लगता है कि उनको उच्च लक्ष्य नहीं प्राप्त करना है, राजनीतिक लक्ष्य उनको, क्योंकि चूंकि उनके सलाहकार भी बहुत है, भाई हम जैसे लोग सलाहकार उनको सलाह क्या दें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दूरदर्शिता होनी चाहिए एक राजनेता में, और जब आपको कोई कड़वी चीज दिखाई जाती है, आपको अपने सरकार की कार्यप्रणालियों की किसी भी गलत चीज का बोध कराने का कोई प्रयास करता है, तो उसको शत्रु ना मानते हुए कम से कम उसको समीक्षात्मक रूप से देखना चाहिए कि कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि उसकी कही बातों में क्या वास्तव में कोई स्थिति है या नहीं है। कारण ये होता है कि अधिकारी आपको कभी भी सत्य सुनने नहीं देगा, क्योंकि उसमें अधिकारियों का नुकसान है। और उत्तर प्रदेश इसीलिए आज तक दुर्व्यवस्थाओं का शिकार रहा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ मेड डिसीजन लेने वाले सीएम मुख्यमंत्री जो तो विवेक जी का संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन फिलहाल जो समझ में आ रहा है कि ये सरकार अमिताभ ठाकुर से काफी डरी हुई है। विवेक जी, आपका ये मानना है कि अंतिम में, क्योंकि बीच में कनेक्शन कट गया था, कि अमिताभ ठाकुर के बाहर आने के बाद वो इस मामले को, कोडीन वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जरूर ले जाएंगे, जितना आप जानते हैं? जितना मैं उनको जानता हूँ, उनके व्यक्तित्व को जानता हूँ, चूंकि वो देखिए उनकी पीआईएल वगैरह सब रेडी थी, उनकी पीआईएल वगैरह सब तैयार थी, एविडेंशियल फैक्ट वगैरह सब उनके पास क्यूमुलेटिव रूप से रखे हुए थे। अब सबसे बड़ी बात ये आश्चर्य होता है कि देखिए अमिताभ ठाकुर जी को डिटेन किया गया एक जमीन के मामले में, लेकिन अगर डिटेन करना था जमीन के मामले की जांच थी, तो सोशल मीडिया अकाउंट उनका क्यों डीएक्टिवेट करवाया गया? कारण ये था कि उनकी आवाज तेजी से उस नेक्सस के खिलाफ उठ रही थी, जिस नेक्सस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है सीधे सीधे सरकार के कुछ बड़े लोगों के, रसूखदार लोगों के साथ। और वो नेक्सस एक बड़े लेवल पे काम कर रहा था, और उस नेक्सस से लेके अगर इनके पास कोई जानकारी थी, तो सरकार को तो उन जानकारियों के माध्यम से जांच करवानी चाहिए थी। भैया आप कब तक बचाएंगे? समस्या ये है, आप कब तक बचा लेंगे? जो बच्चे उस सिरप को पीने से मर रहे हैं, क्या आज सरकार इस बात की एश्योरिटी दे सकती है कि वो सिरप मार्केट से पूरी तरह गायब है या हटा दिया गया है? आप तो नई बात कर रहे हैं। मैं तो जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि जो खेप गई तो थी, जो गंभीर खेप आरोप सप्लाई लगा हो रहे रही, हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ने उस जो एविडेंस थे उसकी जांच करवाई? सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि कोडिंग को लेकर के अमिताभ ठाकुर जी ने बयान दिया था, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। उन प्रमाणों का क्या हुआ? क्या उस एविडेंस की जांच हुई? भाई जांच एजेंसियों का काम था कि उस जो उनके पास सबूत थे, उन सबूतों की जांच होती, और जो भी थी पारदर्शिता से वो स्थिति सामने आती। लेकिन अगर आप कुछ लोगों को बचाने के लिए, जैसा कि जो प्रतीत होता है पूरे केस में, और ये राजनीतिक गलियारों से लेके पॉलिटिकल गलियारों से लेकर के आपकी जुडिशियल फैटर्निटी में हर जगह इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर को डिटेन, देखिए अगर ये मामला बहुत ही जेन्युइन था, तो भी इसके दायरे में मुख्यमंत्री ही उसी तरह आरोपित होंगे जिस तरह से आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में कोई भी प्रकरण होता, लेकिन मीडिया कहती कि अखिलेश की सरकार है, अखिलेश जी को बदनाम किया जाता था। तो आज के वर्तमान पैरामीटर में ये उद्देश्य ये क्यों सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी कार्य होगा उत्तर प्रदेश में जो अविधिक होगा, जो आपराधिक होगा, और उसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं आएगा? अगर वो पैरामीटर अखिलेश जी के लिए था, तो वर्तमान सरकार के लिए वो पैरामीटर क्यों हटेगा भाई? जनता तो सीधे यही कहती है योगी जी की सरकार है। जैसे पहले कहती थी अखिलेश जी की सरकार है, तब ये भाजपा के लोग कहते थे कि अखिलेश जी की सरकार में ये होता था, वो होता था। आज भी मंचों पे बैठ करके प्रवक्ता बताते रहे समाजवादी सरकार में ऐसा होता था, भले वो तथ्यात्मक रूप से आधी बातें झूठ बोलते हो। अभी मैं कि कल की आपको बात बता दूं, सुभाषपा के एक प्रवक्ता महोदय बैठे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में ना यूनिफॉर्म होता था, ना मोजे, जूते मोजे। योगी जी की सरकार में जूते मोजे यूनिफॉर्म पहना के बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने कहा बहुत सारी, मैंने कहा तत्काल एंकर से कि भाई मुझे माफी मांगनी है। मैंने कहा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि पूर्व की सरकारों में आप पत्ते लपेट के स्कूल जाते थे, और शाम तक पत्ते सूख जाते थे, उसको बकरियां चबा जाती थी। मतलब सोचिए, चरण चुंबक होने की स्थिति इस हद तक पार हो चुकी है कि झूठ बोलते समय ये लोग ये तक नहीं देखते कि किस लेवल की और किस स्तर का झूठ बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नाम पर वर्तमान सरकार केवल वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लेती है। समाजवादी पार्टी की नीतियों पर ऑक्सीजन लेकर के सरकार संचालित हो रही है, और अधिकारी भी बखूबी जानते हैं कि अगर अखिलेश जी कमबैक करते हैं, जो कि स्थिति बन भी रही है, अखिलेश जी अगर कमबैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सरकार की पहले छवि धूमिल करना पहला उद्देश्य होता है किसी भी अधिकारी का। उसका कारण है, सरकार की विदाई हमेशा अधिकारी तय करते हैं। ये लोकोक्ति भी आप राजनीतिक गलियां
तो विवेक जी से संपर्क इंटरनेट का टूट गया है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अमिताभ ठाकुर जेल के बाहर आ गए हैं। 2 महीने 10 दिसंबर को उनको चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। वो अधिकारी जो लगातार सरकार से जनता के मुद्दे पर सवाल पूछता रहता है, एक बेहद ईमानदार अधिकारी जिसको कि बोला है हमारे दोस्त वकील विवेक पांडे जी ने कहा है कि वो आधुनिक युग के नए भगत सिंह हैं। तो इस भगत सिंह से आखिर योगी जी इतना डरते क्यों हैं? फिलहाल अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर रिहाई के बाद और कुछ अपडेट आएगा तो उसको लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।